चलिए शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। हम पहला जो एडिटोरियल देखेंगे वो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड देखने वाले हैं। जलवायु परिवर्तन से भारत किस प्रकार से लड़ रहा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करें। इसी के चलते चलते हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ शहरों को सिलेक्ट किया गया और यहाँ पर हम पार्टिकुलरली कुछ निर्धारित संख्या में बसों को, इलेक्ट्रिक बसों को चलाने वाले हैं। ऐसी एक प्लान लेकर के गवर्नमेंट लेकर के आई है और आने वाले टाइम में इन बसों की संख्या को हम और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। इस बात को लेकर के ये आर्टिकल लिखा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक तो केंद्र सरकार है जो कि टॉप में बैठी हुई है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ पर अलग अलग पार्टी की सरकारें हो सकती, कहीं बीजेपी हो सकता, कहीं कांग्रेस हो सकती और कहीं पर दूसरी पार्टी भी हो सकती। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो पहला आर्टिकल हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और जो सेकंड वाला आर्टिकल है वो जो कमेटियाँ बनाई जाती हैं डिपार्टमेंटल, जिनको आप कमेटी बोल सकते हैं, जैसे कि कोई बिल लेकर के आए हैं, मान के चल लीजिए किसानों के लिए जो कानून लेकर के आई थी सरकार, उनकी बात करें तो जब उस बिल पर चर्चा हो रही थी तो उस बिल पर चर्चा होने के बाद इसको सीधा सीधा पास करा दिया गया, कानून बना दिया गया, जबकि ये गलत है। इसको हमें कहाँ भेजना था, इसको हमें स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना था और वो इसका एग्जामिन करती, इसकी कौन कौन सी कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं, कैसे करके इनको सॉल्व कर सकते हैं, तब जाके ये विधेयक कानून का रूप लेता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसका रिजल्ट ये देखने को मिला, बहुत लंबे समय तक, साल भर 6 महीना किसान लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। कई सारी घटनाएं हम देखे हैं जिसमें कुछ किसानों की डेथ भी हुई थी, ठीक है, और बाद में मजबूर होकर के सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और इन कानून को उसको वापस लेना ही पड़ गया। तो इस प्रकार की घटनाएं हम देख रहे हैं। तो ये केवल किसान कानूनों के मामले में ही नहीं है, और भी बहुत सारे कानून हैं जिन पर भी हमें इन कमेटी के पास इन विधेयकों को भेजना चाहिए था, ऐसा यहाँ पर सजेशन दिया जाता है। तो 2 आर्टिकल ये हो गए हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। लिखने के लिए हमें पूछा जाएगा, विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों को यदि हम बिल रेफर करते हैं, वहाँ भेजते हैं कि आप इसकी जांच पड़ताल करिए, तो इससे कानून बनाने की प्रक्रिया में हमें बहुत मदद मिलती है। इस विषय पर आपको 250 शब्दों में अपने आंसर को लिखना है। ये जो आर्टिकल लिखा गया है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका उद्देश्य। हमें एग्जामिन करना है कि क्या ये जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो इतनी योग्य हैं कि वो अचीव कर सकें उनके ऑब्जेक्टिव को। पहले नंबर की बात ये है। और यदि ऐसा नहीं भी है, ठीक है, और ये यदि पर्याप्त रूप से काम नहीं कर पा रही हैं, तो हमें ऐसे कौन से करेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है ताकि हम इंक्रीज़ करें उनकी एफिशिएंसी, एफिकेसी को और उनके रिलेवेंस को। रिलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता। तो इनकी जो प्रासंगिकता है इसको हम कैसे करके बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी यहाँ पर कुछ सजेशन प्रस्तुत किए जाते हैं। 2022 में कितने बिल ऐसे थे जो कि स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट को भेजे गए, स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट को भेजे गए, ठीक है। तो ये काफ़ी उत्साहवर्धक बात रही है। रिसेंटली कंक्लूडेड मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जुलाई अगस्त का ये सेशन रहा था। इवन दाउ इट वाज एडजॉर्न साइन डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, इसको एडजॉर्न हमने कर दिए थे 8 अगस्त 2022 को। यहाँ पर हमने क्या विटनेस किए, कंपटीशन बिल 2022 और इलेक्ट्रिसिटी बिल 2022, इनको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप माना जा रहा है इस फैक्ट को लेकर के कि जो पार्लियामेंट के पास लिमिटेड लेजिस्लेटिव टाइम हुआ करता है। दिस सेशन
एंड कुड पास ओनली 5 पीस ऑफ लेजिस्लेशन। यहाँ पर एक बात ये पता चली कि पार्लियामेंट के पास, संसद के पास टाइम बहुत कम था, ज़्यादा वो विधेयक पास नहीं करा पाए। हो सकता है ये भी एक रीज़न था कि ये जो बिल थे इनको हमने स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे थे। दिस हैज़ आल्सो कम इन द वेक ऑफ कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म। लेकिन आप देखोगे लंबे समय से सरकार की आलोचना होते रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये क्वेश्चन उठाया है, कई बार ये बात उठाई है कि जो विधेयक हैं बहुत जल्दी जल्दी में पास करा दिए जाते हैं, उन पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं होता है। फिर हमको दिक्कत जाती है उस कानून के इंटेंशन को समझने के लिए कि आखिर इस कानून लाने का इंटेंशन क्या था। जब हम व्याख्या करते हैं तो उसमें हमको भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। अपोजिशन हमेशा आरोप लगाती रही है कि जो गवर्नमेंट है हमेशा ट्राई कर रही है स्ट्रीम रोल करने की। स्ट्रीम रोल करना मतलब डिस्ट्रॉय करना वेरियस पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन द लास्ट फ्यू सेशन। अब गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कत ऐसी है, गवर्नमेंट कह रही है कि जो अपोजिशन है ना वो कंटिन्यू डिसरप्शन पैदा करती है पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, एज इट इज़ बिकम्स अनड्यूली डिले, और इसी से चलते 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 डिले हो जाता है। एंड देयरफॉर रेफरिंग द बिल्स टू द स्टैंडिंग कमेटी में बी काउंटर प्रोडक्टिव। और भी दूसरी तरफ ये है, यदि हम इस बिल को कमेटी के पास भेज देंगे तो और भी ज़्यादा डिले हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी से तो अपोजिशन वाले काम हमको करने ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा सरकार कहती है। और यदि हम दूसरी तरफ कमेटी को भेज देंगे तो इसमें और भी ज़्यादा डिले हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं रिलेवेंट पार्लियामेंट्री डाटा की। आप पार्लियामेंट के इस साल के मानसून सेशन के फंक्शनिंग को देख लीजिए, ठीक है। लोकसभा की जो प्रोडक्टिविटी रही थी वो 47% थी, राज्यसभा की रही थी 42%। 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ कितनी हैं? DRSC 24 हैं। इसमें शामिल होते हैं पार्लियामेंट के दोनों सदनों के मेंबर, लोकसभा से हो सकते हैं या फिर राज्यसभा के हो सकते हैं, और इनका जो अनुपात है 2:1 रहता है। 2 आदमी यदि लोकसभा के जा रहे हैं तो 1 आदमी राज्यसभा का इसमें बैठता है। विच आर ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। इसका गठन कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जॉइंटली। अब हम बात कर रहे हैं मैंडेट की। इन कमेटी के लिए अनिवार्य क्या है? इनके लिए अनिवार्य है कि ये एग्जामिन करेंगी वेरियस लेजिस्लेशंस की जो कि इनके पास में आए हैं, जो मुद्दे आए हैं उनका ये एग्जामिन करेगी। बजट प्रपोजल्स ऑफ द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, इन पर भी ध्यान देगी। एंड आल्सो टू डू पॉलिसी थिंकिंग ऑन द विजन, मिशन एंड फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्रीज कंसर्न। मिनिस्ट्री की पॉलिसी, उसकी थिंकिंग, उसका विज़न, मिशन, फ्यूचर डायरेक्शन क्या रहेगा, यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ता है। यदि आप बात करोगे परसेंटेज की, कितने परसेंटेज बिल रेफर किए गए थे इस प्रकार की कमेटी को ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 14 मतलब 2004 से 2009 के बीच में, 15 मतलब 2009 से 14 के बीच में, और 16वां मतलब 14 से 19 लोकसभा सत्र के दौरान, ठीक। तो 60%, 71% और फिर बाद में धीरे धीरे घट करके ये 27% हो गया। पहले ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे 2004 से 9 के बीच में 60% मुद्दे भेजे गए। फिर इसके बाद आप देखोगे 2009 से 14 के बीच में 71% मुद्दे भेजे गए, और 2014 से लेकर के 19 में आप देखोगे तो मात्र 27% ही मामले हमने कमेटी के पास भेजे थे कि आप इसको रिव्यू करिए। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से 16वीं जो लोकसभा थी इसमें प्रतिशत में गिरावट देखी गई है। वाज विटनेस्ड लार्जली इन द सेशन हाफ
in second half of the session when the government was in a hurry to push its big ticket reform through and the opposition was equally adamant to stall in view of high stake involved in 2019 इलेक्शन। सरकार क्या चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कानून बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम बिल पास करें, और वहीं अपोजिशन ये कोशिश करती है उनको रोकने की कि ये कानून पास ही नहीं होना चाहिए। अब हम कमेटी और पार्लियामेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब किसी भी सरकार के लिए ये अनिवार्य नहीं होता है, ऑब्लिगेटरी नहीं होता है कि वो एग्री हो जाए, रिफ़र करती रहे वो हर बिल को इस कमेटी के पास, DRSC कमेटी। एक्सपीरियंस चाहे वो देश का हो चाहे वो विदेश का हो, ठीक है, एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, यदि आप रेफ़र कर रहे हो बिल DRSC को, हैज़ बीन ऑफ यूज टू द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है यदि बिल को DRSC भेजा जा रहा है इसका मतलब आपको फ़ायदा होना ही है। सेकंड नंबर की बात यह है, अब कुछ एलिगेशन इस प्रकार के लग रहे हैं दैट बिल्स विच आर नॉट बीइंग रिफर्ड टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर नॉट एग्जामिन्ड प्रॉपरली। वो तो जाहिर सी बात है, यदि आपने DRSC कमेटी को विधेयक को वहाँ भेजा नहीं, उसके पास नहीं भेजा, इसका मतलब यही है कि आपने उसकी बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन नहीं किया है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर्स एंड स्टेक होल्डर्स एंड रिमेन जस्ट ए ब्यूरोक्रेटिकली कंसाइव्ड पीस ऑफ लेजिस्लेशन। और ये क्या बन जाता है, ब्यूरोक्रेटिक द्वारा जो बनाया गया नियम कानून का एकमात्र ढांचा रह जाता हो गया। इसका प्रूफ हम क्या देख रहे हैं, इसका प्रूफ आप देख ले तो फार्म लॉ के माध्यम से, फार्म बिल। इसको यदि आप DRSC भेज देते तो शायद इस कानून को वापस लेना नहीं पड़ता, कुछ संशोधन के साथ में हो सकता किसान इनको एक्सेप्ट कर लेते। तो आप ये कह सकते हैं कई सारे रीज़न ऐसे होते हैं जिनके चलते चलते जो फार्मूला थे उनको वापस लिया गया था। सम ऑफ इट पॉलिटिकल, कुछ तो हो सकते हैं राजनीतिक। इट नीड टू बी अंडरस्टूड दैट द एग्जामिनेशन ऑफ द बिल्स बाय पार्लियामेंट्री कमिटी इज़ मोर टू द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट दैन अपोजिशन। एक बात आप ये समझ लीजिए कि आप जो भेज रहे हो कमेटी के पास में ये बिल को, इससे सरकार को ज़्यादा फ़ायदा होगा, अपोजिशन को फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिंपल रीज़न फॉर दिस इज़ दैट टेनोर एंड द एम्बिशंस, टेनोर का मतलब होता है मूड और एम्बिशंस का मतलब होता है माहौल, ऑफ द डिस्कशन इन द पार्लियामेंट्री कमेटी एंड इन पार्लियामेंट आर टू इंटायरली डिफरेंट थिंग। ठीक है, सिंपल सी बात यह है, सिंपल रीज़न ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी में दोनों लोग बैठेंगे, अपोजिशन के लीडर भी बैठेंगे, सरकार के आदमी भी बैठेंगे, दोनों आपस में बैठ करके डिस्कशन करते हैं। द कमेटी मीटिंग्स आर इन कैमरा, कमेटी की जो मीटिंग हो रही है वो कैमरे की रिकॉर्डिंग में हो रही है। एंड देयर फॉर द मीटिंग्स आर हेल्ड इन कंपेरेटिवली कोगिनियल एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब यहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है, संज्ञानात्मक है, प्रीतिकर या फिर सौहार्दपूर्ण रहा है। ऑफ बोनहोमाई केयरफुल फ्रेंडलीनेसली। ठीक है, इस प्रकार के माहौल में काम आप कर रहे हो और वहीं आप देख लो कि पार्लियामेंट का माहौल किस प्रकार का रहता है, हल्ला गुल्ला रहता है, विपक्ष एकदम चढ़ जाता है टेबल में, कहीं टेबल थपथपा रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, तो उस माहौल में उतना अच्छे से डिस्कशन नहीं हो पाता है। इसके अलावा बात ऐसी है, यदि केंद्र सरकार का जो आदमी है, ठीक है, ये इसकी अपनी अलग पार्टी है, अपोजिशन वाले की अलग पार्टी है। अब केंद्र सरकार का कोई व्यक्ति बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का लीडर है, ये अपनी पार्टी के खिलाफ में मत दे देता है। ठीक है, बीजेपी कह रही है कि ये कानून ज़रूरी है, लेकिन ये कह रहा है नहीं ज़रूरी नहीं है। तो
इसके खिलाफ में व्हिप जारी नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर बहुत अच्छी बात होती है। मतलब आप अपनी पार्टी के हिसाब से वोट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, आपको सज़ा नहीं होने वाली है। और दूसरे नंबर की बात यह है, यहाँ जो डिसीजन लिया जाता है वो मेजॉरिटी के हिसाब से लिया जाता है। ज़्यादा वोट जिस पक्ष को पड़ जाएगा उसकी बात मान ली जाती है। और यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट को या फिर रूलिंग पार्टी को कभी भी इस कमेटी से सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है। एज इन मोस्ट ऑफ दीज कमिटीज़ गवर्नमेंट हैज़ ए मेजॉरिटी। आप ये समझ लीजिए मेजॉरिटी आपके पक्ष में है तो वोट भी आपके ज़्यादा पड़ेंगे, तो जो आप करवाना चाहते हो वो आप करवा ही लोगे, इसलिए आपको डरने की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो जो फाइनल डिसीजन रहता है ज़्यादातर ना वो मेजॉरिटी वोटिंग के हिसाब से ही जाता है। इसलिए देयर इज़ ए नो रीज़न वाई एनी गवर्नमेंट शुड साई अवे फ्रॉम रेफरिंग बिल्स टू द कमिटी। इसलिए किसी सरकार को शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। स्किल्ड और जो एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर्स होते हैं नो दिस एंड जनरली हैव नो एवर्सन टू ए बिल। ठीक, यहाँ एवर्जन वर्ड यूज़ किया गया है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब कि मजबूती से किसी चीज़ को मना करना। अब इसमें कुछ कुछ स्टेप बताए जाते हैं जिनको कंसिडर करिए, ऐसा राइटर की तरफ से बोला जाता है। पहले नंबर की बात यह है, हम देख रहे हैं कि सरकार की अनिच्छा है या फिर सरकार हिचक रही है इन बिल को कमेटी भेजने के लिए। एराइज मोर आउट ऑफ इनएक्शन एंड इग्नोरेंस, लेकिन ये सरकार का इग्नोरेंस ही है। ठीक है, मिनिस्ट्री कंसर्न की। एंड रेयरली आउट ऑफ द आइडियोलॉजिकल और पॉलिसी रीजंस, सो द फॉलोइंग चेंजेस कुड बी सजेस्टेड टू बी मेड इनटू प्रोसीजर मीन फॉर कंसिडरेशन ऑफ बिल। आपको उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसी के चलते चलते आप इतना ज़्यादा हिचक रहे हैं। सेकंड नंबर की बात यह है कि जो पावर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा और जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, इन दोनों के पास पावर होती है कि वो किसी भी विधेयक को डीआरसी भेज सकते हैं। दिस रिक्वायरमेंट इज ऑफन गिवन ए गो बाय फॉर वेरियस पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ये काम क्यों कर रहे हैं ये लोग? पॉलिटिकल रीजन हो सकता है या फिर प्रशासनिक दृष्टि से ऐसा किया जाता है। लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल होता है कि जो प्रोसेस ऑफ रेफरेंस है बिल की इन कमेटी में, उसको आप कंपलसरी बना दीजिए या फिर ऑटोमेटिक प्रोसेस बना दीजिए। यदि कहीं कहीं आप एग्जाम्पशन दे रहे हो, छूट दे रहे हो, ठीक है, विथ द स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ स्पीकर चेयरमैन आफ्टर डिटेल्ड रीज़न फॉर द सेम। कहीं छूट दे रहे हो तो आपको डिटेल में रीज़न देना चाहिए। इसके बाद सेकंड नंबर की जो बात कही जाती है वो क्या है? ऑल डिस्कशन इन द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी शुड बी फ्रैंक एंड फ्री। जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो फ्रैंकली हो, फ्री तरीके से होना चाहिए। वही बात कही जाती है, यदि मैं बीजेपी में हूँ और मैं बीजेपी के खिलाफ ही वोट दे देता हूँ तो मेरे खिलाफ में व्हिप जारी नहीं होगा, मेरी सदस्यता रद्द नहीं होगी। थर्ड नंबर की बात यह है, कमेटी कैन बी गिवन ए फिक्स टाइमलाइन। कमेटी को आप पार्टिकुलर दे दो कि 15 दिन के भीतर में आपको काम करके हमें देना है, और यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर हम लेके जा रहे हैं इसको कहाँ, पार्लियामेंट में, हम वहीं डिस्कशन करेंगे। इसके बाद चौथे नंबर की बात है, इंश्योर क्वालिटी वर्क इन द कमिटीज़। कामकाज में क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है। एक्सपर्ट इन द फील्ड में बी इनवाइटेड। इसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं? बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, शिक्षाविद लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, वैज्ञानिक हैं, इनको आप इस कमेटी में बैठा दिए। ठीक है, ताकि जो नेसेसरी नॉलेज है वो यहाँ पर आ सके। एंड आल्सो हेल्प इंट्रोड्यूस द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड इन द फील्ड फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। विश्व लेवल पर क्या हो रहा है उसको हम यहाँ पर उतार सकते हैं। पाँचवें नंबर की बात यह है, स्पीकर या फिर जो चेयरमैन हुआ करता है, ठीक है,
शुड हैव द राइट टू फिक्स ए टाइम लिमिट। जो स्पीकर हैं या फिर जो चेयरमैन हैं, इनको भी क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि वो टाइम लिमिट को फिक्स कर सके। कुछ कुछ मामले में कठोर भी हो सकता है। इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ डे आस्क फॉर इट एंड डिमांड इज़ फाउंड टू बी रीजनेबल बाय द स्पीकर। अब स्पीकर को ये लग रहा है कि कोई कह रहा है एकदम जल्दी से काम होना चाहिए, तो एकदम स्ट्रिक्ट डिसीजन वो ले सकती है, लेकिन रीजन जो है रीजनेबल होना चाहिए। अब 6वें नंबर की बात ये है, जो 2 सेशन हुआ करते हैं पार्लियामेंट के, ये काफ़ी इनफ माने जाते हैं कि हम इस टाइम में कमेटी की मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं हम बिल के ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी में। लेकिन गवर्नमेंट और जो कमेटी के चेयरमैन हैं इस मामले में ढीले पड़ जाते हैं, एंड देन ट्राई टू पुश थ्रू दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन व्हेन द नेक्स्ट सेशन इज अनाउंस। और फिर वो क्या काम करेंगे, ये जो बचा हुआ कचरा है इसको आने वाले टाइम के लिए डाल देते हैं कि अब उस अगले महीने अगले वाले सेशन में हम इसकी साफ़ सफाई करेंगे। अगला जो आर्टिकल है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। केंद्र सरकार को ऐसे क्लाइमेट एक्शन उठाने की ज़रूरत है जिससे हमारा जो संघवाद है उसको बढ़ावा मिले। संघवाद जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में मिलकर के काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार हमेशा ये सोचे कि हमारी ही बात हमेशा राज्य सरकारें माने, अपने जो नियम कानून है हम थोपते जाएं राज्य सरकारों के ऊपर। जबकि इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान ने क्या व्यवस्था करी है, केंद्र सरकार के लिए कह दी है कि आपके इतने इतने पार्टिकुलर क्षेत्र हैं, परमाणु के क्षेत्र में आप नियम कानून बनाइए, बैंक आप रख लीजिए, डाक आप रख लीजिए, रेलवे आप रख लीजिए, और बाकी के जो विषय हैं उनको हम क्या करते हैं, राज्य सरकारों को दे देते हैं। उनके पास भी कुछ पावर होने चाहिए कि वो इनसे रिलेटेड कानून बना सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं संघवाद। तो संघवाद को बढ़ावा देने वाले नियम कानून ही सबसे ज़्यादा लाए जाएं क्लाइमेट एक्शन से लड़ने के लिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रैंड चैलेंज 1। एक टेंडर है इलेक्ट्रिक बस का, ठीक है, इज़ एन इनोवेटिव मॉडल फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। और ये इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक इनोवेटिव आइडिया माना जा रहा है। इंडिया का जो प्रोक्योरमेंट है 5450 इलेक्ट्रिक बसेस का, एंड सब्सक्वेंट इंक्रीज इन एम्बिशंस टू हैव 50,000 ई बसेस ऑन कंट्रीज रोड्स बाय 2030। अभी के टाइम में 5450 बस दौड़ेंगी, 2030 तक हम इनको बढ़ा करके 50,000 कर देंगे, ऐसा सरकार का कहना है। ये बात रिप्रेजेंट कर रही है कि सरकार के पास एकदम पोटेंशियल है, उसके साथ साथ में वो प्रोग्रेस कर रही है क्लाइमेट डेवलपमेंट गोल की तरफ थ्रू द क्लोज कोलैबोरेशन बिटवीन केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार। अब एम सभी का एक सा ही है, शेयर्ड एम है, शेयर्ड एम टू रैपिडली इलेक्ट्रीफाई ए की पिलर। हम चाह रहे हैं, राज्य सरकार भी चाह रही, केंद्र सरकार भी चाह रही कि हमारी जो पुरानी कबाड़ वाली बसें हैं उनको हम बिजली से चलाएं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी महंगा पड़ जा रहा है राज्य सरकारों को, ठीक है। डीजल का पैसा, बसों की मरम्मत का पैसा, ड्राइवर का पैसा, सब कुछ जब सरकार दे रही है तो उसकी जेब काफ़ी भारी हो जा रही है, ठीक है। तो इस सब से आप कैसे निजात पा सकते हो? इससे अच्छा है कि हम एक काम करेंगे, इलेक्ट्रिक बसेस चलाएंगे, हमारा बिल अपने आप कम हो जाएगा। यदि इस सेक्टर को आप आगे डेवलप नहीं करते हो, इट कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है शहर में, फ्यूल इंपोर्ट बिल को कम कर रहा है, इम्प्रूवमेंट लाएगा बैलेंस शीट ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज एंड इस पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब क्रिएशन। तो इससे हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट हैं, उद्योग धंधे हैं,
उनमें भी वृद्धि होने वाली है। इसके साथ ही साथ जब उद्योग में कामकाज बढ़ेगा तो कामकाज के लिए वर्कर की भी चाहिए, इसलिए आप कह सकते हैं इससे जॉब क्रिएशन भी बढ़ने वाला है। अब हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी मालिक कौन है, राज्य की सरकारें हैं। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है स्पटरिंग। ठीक है, स्पटरिंग का मतलब ये होता है कि जो उत्सर्जन हम कर रहे हैं जिसके चलते चलते ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसी को यहाँ पर यूज़ किया गया है स्पटरिंग। हाल ही में आप देखोगे तो लगभग 1,40,000 रजिस्टर्ड पब्लिक बसेस, सरकारी बस इंडिया की रोड पर दौड़ रही हैं, विथ लार्ज नंबर ऑफ देम हैविंग स्पटरिंग इंजन्स। ठीक है, इनका जो इंजन है वो स्पटर कर रहा है, दैट स्प्यू प्लैनेट वार्मिंग फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में जहर छोड़ते जा रहे हैं इनके इंजन। एटलीस्ट 40,000 ऑफ दीज बसेस आर एट द एंड ऑफ देयर लाइफ स्पान। इनमें से 40,000 बस तो ऐसी हैं जिनकी ज़िंदगी एकदम ख़त्म होने ही वाली है। मस्ट बी टेकन ऑफ द रोड्स इमीडिएटली, और इनको हमें क्या काम करना है, रोड से बाहर करने का काम है। फिर भी जो ज़्यादातर बसें होती हैं ना, इनके मालिक और इनको ऑपरेट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, विच आर इन पुअर फाइनेंशियल हेल्थ। और ये ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग स्टेट जो इनको चला रहा है, इनकी हालत ख़राब हो गई है। ठीक है, क्योंकि इनको नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ये समाज की तरफ देख रहे हैं, इनको किराए से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि समाज की सुविधा होना चाहिए, लोगों को किराया कम लगना चाहिए, सब्सिडी देते हैं, इसी के चलते चलते इनको नुकसान होता है। विथ ए फ्यू एक्सपेक्टेशन, जैसे कि मुंबई का जो बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, बेस्ट ऑफ द बृहन मुंबई महानगर पालिका, when state transport undertaking go to the market to buy buses, they face problem of fragmented demand and high prices। कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी रही है। ठीक है, एक्सेप्शन और कुछ कुछ समस्या भी रही है, क्योंकि डिमांड बहुत कम है। आज के टाइम में आप ये देखोगे इलेक्ट्रिक बस की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, और प्राइस भी देखोगे तो इनके एकदम दम भर के रहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, देयर आर लिमिटेशन टू नेशन वाइड एक्शन ऑन दिस इशू। पूरे देश भर में इस मुद्दे पर एक्शन की ज़रूरत है, एज स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल इश्यूज सच एज ट्रांजिट, अर्बन गवर्नेंस एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कुछ कुछ मुद्दे हैं जिनको उठा रही है, ट्रांजिशन का मुद्दा, अर्बन गवर्नेंस का मुद्दा, पॉल्यूशन कंट्रोल का मुद्दा। अब हम बात कर रहे हैं ग्रांड चैलेंज 1 केस की। इसका जो टेंडर है 5,450 बस का है। 5 मेजर इंडियन सिटीज़ में चलने वाली हैं, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और सूरत। ठीक है, द अपोजिट हैपेंड। इंस्टीड ऑफ ए रेस टू द बॉटम, the respective expertise, strength and needs of union ministries and state inform the process and successfully outcomes। इसकी प्रोसेस क्या है, इसका क्या सक्सेसफुली आउटकम हमको मिला है, इसके बारे में भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। इसमें एक एजेंसी है CESL, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, एक नोडल एजेंसी मानी जाती है यूनियन गवर्नमेंट की, जो कि काम करती है एज ए प्रोग्राम मैनेजर। In this effort, it centralized procurement in concert with state-led demand and customization। यहाँ पर एक संस्था बनाई गई है जो कि मैनेजर की तरह काम करेगी। डिमांड कैसी है, स्टेट क्या चाहते हैं, कितनी चाहते हैं, किस प्रकार की बसें उनको चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। स्टैंडर्डाइज्ड डिमांड कंडीशन across these 5 cities and discovered prices that beat the increasingly outmoded
इंटरनल कंबंशन इंजन। वहीं आप देखोगे पर किलोमीटर बेसिस कितना प्राइस होने वाला है। ठीक है, जो प्राइस डिस्कवर किया गया था वो कितना था, 40% कम था डीजल की अपेक्षा में, और 34% लेस था सीएनजी की अपेक्षा, यदि आप देखोगे तो, विथआउट फैक्टरिंग इन द सब्सिडी थ्रू फेम सेकेंड। फेम के बारे में आप समझ लीजिए, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, ये हाइब्रिड है, बसें इसमें शामिल है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 2011 या फिर नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के माध्यम से, और इसका उद्घाटन किया गया था 2013 में। ये स्कीम बढ़ावा देती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन को, रिलायबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, और एफिशिएंट इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल हमारे देश में चलना चाहिए। अब चूंकि हम जान रहे हैं फ्यूल का जो प्राइसेस है तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रहा है जब से यूक्रेन और रशिया का वार छिड़ा है। द स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल अपीयर्स इवन मोर सेंसिबल एंड ल्यूक्रेटिव। तो हम देख रहे हैं यदि हम इलेक्ट्रिक बस की तरफ जा रहे हैं तो ये काफ़ी सेंसिटिव बात है, और लुक्रेटिव जिसमें अच्छा पैसा हो, लाभप्रद जिसको बोलते हैं, ल्यूक्रेटिव लाभप्रद। This inflection point in unit economics was enabled by 3 key factor। अब ये जो इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है यहाँ पर 3 की फैक्टर काम कर रहे हैं, कोलेब्रेशन है, पेस भी है, और ट्रांसपेरेंसी भी है। अब हम इलेक्ट्रिक बसें खरीद तो ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, पहली बात तो ये है हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हम जो डोमेस्टिक बैटरी का प्रोडक्शन करेंगे उसमें भी हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है ताकि हम बिल्ड आउट कर सकें चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को। हमारा जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इससे मजबूत होने वाला है। इसके साथ ही साथ स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको भी हमें मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और जो स्ट्रक्चर है इसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके।